राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ का फैसला। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए ना ये सब, मैं कर लूंगी। जैसे ही रसोई में प्रिया ने कदम रखा, उसने देखा कि उसकी सास सुधा देवी रसोई के फर्श पर बैठी थी। हाथ में आलू प्याज की टोकरी और पास में सब्जियां काटने की पटरी पड़ी थी। उनका पल्लू पसीने से भीगा हुआ था और माथे पर उम्र की लकीरें और गहरी हो गई थीं। सुधा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तू तो वैसे भी दिन भर काम में लगी रहती है। मैंने सोचा सब्जियां काट दूं, तेरा हाथ बटा दूं। तू भी तो थक जाती होगी ना। प्रिया ने तुरंत झुककर आलू प्याज की टोकरी उनके हाथ से लेकर किनारे रख दी। माँ जी, ये सब मेरा काम है। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में सास सब्जी काट रही हैं और बहू आराम से खड़ी है। कैसी बहू होगी जो अपनी सास से ये सब करवा रही है। सुधा देवी धीमे से हंसी, मगर उस हंसी में थकावट छिपी थी। तू क्यों लोगों की परवाह करती है बहू? तू तो मेरी बेटी जैसी है। घर मेरा भी है, काम भी तो अपना ही है। प्रिया की आंखों में नमी उतर आई। अगर आपकी बेटी होती तो क्या आपको यूं जमीन पर बैठने देती? सुधा देवी अब कुछ नहीं बोली, बस प्रिया का हाथ थाम लिया। कुछ रिश्तों में शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। थोड़ी देर बाद प्रिया ने रसोई से आवाज लगाई, माँ जी, गर्मा गर्म मूंग दाल के चीले और मसाला चाय तैयार है, बस लेकर आ रही हूँ। सुधा देवी अब सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा देवी कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया ट्रे में चाय और चीले लेकर बाहर निकली। दरवाजा खोला तो सामने खड़ी थी मोहल्ले की जानी पहचानी रमा आंटी, जिनका ऊंचा जूड़ा, गहरे नीले रंग की सिल्क की साड़ी, कंधे पर टिका पर्स और आंखों में वही पुरानी जिज्ञासु चमक थी। उनके होठों पर गहरा गुलाबी लिपस्टिक और हाथों में चूड़ियों की खनक। अरे सुधा बहन, क्या बात है? आज तो बड़ी हंसी खुशी से में दिख रही हो। रमा आंटी ने अंदर कदम रखते हुए कहा। सुधा देवी ने हंसते हुए कहा, आओ रमा, नाश्ते का टाइम है। मूंग दाल के चीले बने हैं, चाय भी गर्म है। रमा आंटी ने एक नज़र प्रिया पर डाली, जो ट्रे लेकर आ रही थी। माथे पर सुंदर सी बिंदी, साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ और आंखों में वही अपनी पुरानी सी मुस्कान। रमा आंटी ने झट से कहा, सुधा, तेरी प्रिया जैसी बहू तो किस्मत वालों को ही मिलती है। देखो, घर संभाल रही है, तेरी सेवा कर रही है, ऊपर से ये गर्मा गर्म चीले। और मेरी बहू को देख, सुबह से फोन कान में लगाए बैठी है। कहती है, मम्मी जी, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर दूंगी, बस खाना बनाने को मत कह देना। सुधा देवी ने प्यार से प्रिया की तरफ देखा। सच कहूँ रमा, भगवान ने मुझे बहू नहीं बेटी दी है। रमा आंटी ने चाय का घूंट लिया और आंखें बड़ी करते हुए बोली, और हाँ, जानती हो मेरी बहू ने आज क्या किया? मैंने कहा कि जरा किचन साफ कर देना, तो जवाब मिला, मम्मी जी, मेड आ जाएगी, आप क्यों टेंशन लेती हो? अरे, अब तो मेड के भरोसे पर घर चलेगा। पर तेरी प्रिया को देख, सब खुद करती है। सच में किस्मत वाली है तू। सुधा देवी और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रमा आंटी का किस्सा चालू था, पर इस बार उसमें भी चाय और चीले की खुशबू के साथ रिश्तों की गर्माहट घुली थी। लेकिन जहां दिन में अपनापन था, वहीं शाम होते होते सब बदल जाता था। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। सुधा देवी और प्रिया की आंखों में वही डर फिर लौट आया था। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर गली में कार के ब्रेक की आवाज आई, वो आवाज जो अब रोज एक सजा की तरह सुनाई देती थी। प्रिया ने गैस पर रखा सांभर उतार दिया। सुधा देवी ने छत की तरफ देखा, जैसे ऊपर वाले से बुदबुदाकर कह रही हूं, हे भगवान, आज सब ठीक हो जाए। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था विवेक, हाथ में ऑफिस बैग, शर्ट के बटन आधे खुले, बाल बिखरे हुए और आंखें लाल। शराब की बू इतनी तेज कि जैसे पूरा कमरा उस गंध से भर गया हो। सुधा देवी ने धीमे से कहा,
आ गया बेटा। विवेक ने आंखें मिचकाते हुए सुधा देवी को देखा, फिर अचानक जोर से बैग फेंक दिया। बैग फर्श से टकराकर एक तरफ जा गिरा। उसने कड़क आवाज में कहा, खाना बना लिया है या फिर वही बकवास कि अभी नहीं बना? प्रिया ने हिम्मत करके कहा, हाँ खाना तैयार है, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं प्लेट लगा देती हूँ। विवेक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप, बहुत जवान चलने लगी है तेरी। सिखा कौन रहा है तुझे? मेरी माँ? क्या करती रहती हो दोनों सास बहू दिन भर, गप्पे या मेरी बुराई? प्रिया का गला सूख गया। वो कुछ बोलती उससे पहले विवेक पास आया, उसके बहुत करीब। सुधा देवी ने बीच में बोलना चाहा, बेटा ऐसा मत बोल, लेकिन विवेक ने हाथ से इशारा कर दिया। माँ आप चुप रहो, आपको तो पता ही नहीं ये कैसी औरत है। वो प्रिया की ओर घूरते हुए बोला, जा मेरे लिए गिलास निकाल के ला जल्दी। प्रिया धीमे से बोली, आज बहुत पी ली है आपने, चलिए खाना खा लीजिए। बस इतना सुनते ही विवेक ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और इतनी जोर से मोड़ दी कि प्रिया का चेहरा दर्द से चीख पड़ा। सुधा देवी कांपते आंखों से सब देख रही थी। वो आगे बढ़ी, बेटा छोड़ दे, प्रिया का हाथ दुख गया है। विवेक ने उसकी कलाई झटके से छोड़ते हुए कहा, मैं जब जो कहूँ वो करना पड़ेगा, समझी? बहुत तेज बन रही है आजकल। उसके बाद विवेक ने गुस्से में एक नज़र माँ पर डाली और उल्टा बोल पड़ा, सब तुम्हारे ही सर चढ़ाए रखने का नतीजा है ये, तुमने ही बिगाड़ा है इसे, सब तुम्हारा किया धरा है। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप गैलरी में गई वही पुराना ग्लास लेने। पीछे से विवेक की आवाज़ आई, और सुन, ज़्यादा चालाकी मत दिखा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, समझी? और माँ आप बीच में मत पड़ा करो, मैं जैसा कहूँ वैसा होगा इस घर में। अब सुधा देवी की आंखों में बेबसी का सैलाब था। उनका बेटा अब वो बेटा नहीं रहा था जिसने पहली बार उंगली पकड़कर चलना सीखा था। वही बेटा आज हाथ उठाने लगा था। रात के खाने की प्लेटें टेबल पर पड़ी थीं। विवेक तो खाना खाकर बाहर सड़क पर घूमने निकल गया, लेकिन सास बहू किसी के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। बाहर दीवार घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई दे रही थी और अंदर वो सन्नाटा गूंज रहा था जो प्रिया की डरी हुई सांसों में बस चुका था। उसके बाद प्रिया सारा सामान समेटकर अपने कमरे में पहुंची। जैसे ही कमरे में प्रिया लेटी, विवेक लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। शराब की बू और भारी आवाज में उसने कहा, सोने का नाटक मत कर, आज तो तुझसे बहुत कुछ पूछना है। प्रिया की आंखें बंद थी मगर आंसू पलकों के नीचे जमा थे। सुधा देवी बाहर सोफे पर बैठी थी। उनका दिल चीख रहा था पर मुंह पर ताला था। उनका मन कहता, एक बार रोक लूं इसे, लेकिन डर कहता, रोकूंगी तो और बिगड़ेगा। कमरे के भीतर वो सब फिर हुआ जो रोज होता था। सिर्फ कमरे की दीवारें सुनती थीं और सुधा देवी के अंदर कुछ और मर जाता था। सुबह फिर वैसी ही थी। आंगन में तुलसी के पत्तों पर ओस थी। सुधा देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी और रसोई में प्रिया बिना कुछ बोले नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे रात कोई बुरा सपना थी, पर वो सपना नहीं था। गैस पर चाय चढ़ी हुई थी और तवे पर आलू के पराठे सेक रही थी। प्रिया का चेहरा हल्का पसीने से भीगा हुआ था। माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, लेकिन उसके हाथ बिना रुके चल रहे थे। तभी अंदर से विवेक की खड़खड़ाती आवाज गूंजी, ओए, कोई है इस घर में? सुबह से बैठा हूं, चाय तक नसीब नहीं। औरत होकर भी घर नहीं संभाल सकती। प्रिया ने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली, परांठा पलटा, चाय कप में डाली, दही की कटोरी तैयार की, सब कुछ ट्रे में जमाया और धीमे कदमों से बरामदे की ओर बढ़ गई। उसने धीमे से कहा, ये लीजिए गरम परांठे और दही, चाय भी गरम है। फिर सुधा देवी की तरफ देखकर बोली, माँ जी आप भी आ जाइए, रात को आपने कुछ खाया नहीं था ना? विवेक की आंखों में गुस्से की आग सुलग गई। उसने ट्रे में से चाय का कप उठाया, परांठे को देखा, फिर घूरते हुए बोला, अब तू मुझे ताना मार रही है? अब बोलेगी कि मेरी वजह से माँ भूखी रही? क्या चाहिए तुझे? माँ को मुझसे भिड़ाना चाहती है? प्रिया घबरा गई, जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस।
उसकी बात पूरी सुने बिना ही विवेक ने गर्म चाय का कप उसके ऊपर फेंक। गर्म चाय अपने ऊपर पड़ने पर प्रिया तिलमिला गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन विवेक को इससे कोई फर्क नहीं था। वो गरज कर बोला, झूठ बोलती है साली, दिन भर माँ से चुगली करती है, मुझे बुरा साबित करती है, बोल करती है ना। सुधा देवी की उंगलियां जो अभी तक तुलसी के पास माला फेर रही थी रुक गईं। वो फटी आंखों से बेटे को देखती रही। विवेक, ये क्या कर रहा है तू? विवेक ने गुस्से में माँ की तरफ देखा। माँ, आप चुप रहो, आप ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, अब मुझे सिखाएगी ये औरत। इतना कहते कहते वो उठा और गुस्से में टेबल को धक्का दे दिया। परांठे की प्लेट फर्श पर जा गिरी, दही की कटोरी फर्श पर पलट गई। प्रिया हड़बड़ाकर नीचे झुकी, पर विवेक ने उसकी कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि वह दर्द के मारे चीख पड़ी। विवेक दांत भींचकर बोला, बहुत जवान चलने लगी है ना तेरी, मेरी माँ को मोहरा बनाकर मुझे ताना मारेगी, वो भी मेरे ही घर में, अब दिखाता हूं मैं तुझे। उसने झटके से कलाई मोड़ दी। प्रिया लड़खड़ाई। सुधा देवी कांपते हुए पास आई। बेटा, क्या कर रहा है, छोड़ दे उसे। विवेक ने पलटकर माँ को देखा, आंखें खून सी लाल। आप भी चुप रहो, मेरी बीवी है, जैसे चाहूं वैसे रखूंगा, अगर आपको बुरा लगता है तो आप चली जाओ यहां से। ये सुनकर सुधा देवी की आंखों में जैसे खून उतर आया, मगर वो बस आंसू रोककर खड़ी रहीं। उनका कलेजा कड़ा हो गया था। विवेक ने गुस्से में पास की कुर्सी को उठाकर दीवार से दे मारा। लकड़ी की आवाज गूंज गई। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना बैग उठाया और दरवाजा इतनी जोर से पटका कि सुधा देवी के पांव कांप उठे। दरवाजे के बाहर निकलते ही सारा घर जैसे सिसक उठा। अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, और उस सन्नाटे में सुधा देवी की भरी आंखों और प्रिया की टूटी सांसों की आवाज ही गूंजती रही। कुछ देर बाद प्रिया ने गिरे हुए परांठे उठाए, फर्श साफ किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में कोई आंसू नहीं था। शायद वो आंसू अब अंदर कहीं जड़ जमा चुके थे। वो धीरे धीरे सुधा देवी के पास आई और उनके पैरों के पास बैठ गई। सुधा देवी ने कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। कितना सहती है तू प्रिया। प्रिया ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं माँ, घर तो है ना, संभालना तो पड़ेगा ही। सुधा देवी की आवाज डूब गई। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है बेटी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को रोज ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। प्रिया ने सिर उठाया, आंखें अब भी शांत, लेकिन उनमें कहीं एक चिंगारी भी थी। माँ, अगर मैं चली गई तो आपको कौन देखेगा? आपने मुझे बेटी माना है, तो क्या मैं माँ को ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं नहीं जाऊंगी, पर हाँ, मुझे विश्वास है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुधा देवी ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू चमक उठे। तेरा यही विश्वास तो मेरी ताकत है बेटा, जब तक तू है मैं भी हार नहीं मानूंगी। बरामदे में तुलसी के पत्तों से हवा गुजर रही थी, जैसे वो माँ बेटी के बीच उस हौसले की गवाही दे रही हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन प्रिया छत पर कपड़े उतारने गई थी। छत पर कपड़ों की रस्सी से दुपट्टे हवा में लहरा रहे थे। प्रिया एक एक कपड़े को उतार रही थी। तभी सामने की छत से सुमन दीदी ने चाय का कप हाथ में थामे आवाज लगाई, अरे प्रिया, सुन, कैसी है? प्रिया ने ऊपर देखा, थकान भरी मुस्कान चेहरे पर खिंच गई। ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ। सुमन ने कप से एक घूंट पिया, फिर बोली, ठीक हूँ, लेकिन तू तो हमेशा काम में गुम रहती है, बाहर जाती भी है कभी? प्रिया ने हल्के से सिर उठाया, कहाँ दीदी, घर से ही फुर्सत नहीं मिलती। सुमन ने कप को छत की मुंडेर पर रखा, फिर हल्का सा झुककर बोली, चल मेरे साथ बाजार चलेगी? बहुत दिन हो गए, अकेली ही जा रही हूँ, आज तेरा मन भी बहल जाएगा। प्रिया ने रस्सी से दुपट्टा उतारते हुए कहा, पता नहीं दीदी, विवेक को अच्छा नहीं लगेगा, माँ जी भी अकेली रहेंगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए बात काटी, अरे ओ सयानी, माँ जी से मैं खुद बात कर लूँगी, तू चिंता मत कर, और तेरे विवेक को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए, समझी? प्रिया ने एक पल सुधा की तरफ देखा। सुधा देवी आंगन में खड़ी थी।
उनकी नजरें छत पर उठी हुई थीं। उन्होंने आंखों से ही इशारा किया, जा बेटा, थोड़ी देर खुश रह ले। प्रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सुमन से कहा, ठीक है दीदी, चलती हूँ। आप हो तो डर भी थोड़ा कम लगता है। सुमन ने ताली बजा दी। बस अब तैयार हो जा, फिर देखते हैं बाजार में कौन तुझे रोकता है। छत पर हौले हौले हंसी की एक लकीर फैल गई। रस्सी पर झूलते कपड़ों ने जैसे चैन की सांस ली हो। अब प्रिया सुमन के साथ बाजार में थी और घर के जरूरी सामान खरीद रही थी, लेकिन उसका ध्यान हर पल घड़ी की तरफ था, क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था। खरीदारी करते करते कब 6 बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर सुमन से बोली, दीदी जल्दी घर चलो, बहुत देर हो रही है। तब सुमन ने कहा, तू चिंता क्यों करती है, कुछ नहीं होगा। सुमन के साथ बाजार से लौटते वक्त प्रिया के मन में हजारों सवाल थे। वो हर पल अपनी घड़ी देखती। सुमन उसे बार बार समझाती, कुछ नहीं होगा प्रिया, देख लेना, सब अच्छा होगा, डर मत। लेकिन प्रिया का दिल धक धक करता रहा। रास्ते भर उसे वही पुरानी चीखें याद आती रहीं, वही कड़क आवाज, वही झल्लाहट, विवेक का वो रूप जिसने उसके मन में हमेशा एक खौफ बैठा दिया था। बहुत जल्दी जल्दी चलने के बाद भी घर पहुंचते पहुंचते 7:15 बज गए। उसने कांपते हाथों से बेल बजाने को हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुद खुल गया। सामने विवेक खड़ा था, ना माथे पर गुस्सा, ना आंखों में लाल डोरे, बस एक थकी सी लेकिन शांत मुस्कान। प्रिया ने घबराकर धीमे से कहा, वो सुमन दीदी के साथ मार्केट में थोड़ी देर, जाम लग गया था इसलिए। विवेक ने उसके हाथ से झोला ले लिया। ठीक है प्रिया, इतना ही क्यों डर रही हो, जाम लगता ही है, तू थक गई होगी, चल अंदर आ, मैं पानी लाता हूँ। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में वही पुरानी कड़वी आवाजें गूंज रही थी, पर आज सब कुछ शांत था। उसके कदम जैसे खुद ब खुद घर के अंदर चले गए। अंदर सुधा जी दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरे पर वो पुरानी चिंता की लकीरें तो थीं, मगर आज उनमें एक सुकून भी था। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा। हैरान हो गई ना बेटा, मैं भी हैरान हूँ। जब तू मार्केट गई थी विवेक तभी आ गया था। जब मैंने इसे बताया कि तू मार्केट गई है तो इसने कुछ भी नहीं कहा। फिर विवेक ने मेरे लिए चाय बनाई, कहने लगा, माँ बैठो, मैं कर लूँगा। प्रिया की आंखों में हल्की नमी उतर आई। वो चुपचाप रसोई में गई। देखा, सिंक में गिलास करीने से धुले हुए थे और कटोरी में सब्जी के लिए मटर छिले रखे थे। विवेक पीछे से आया, आवाज में एक अजनबी सी नरमी थी। प्रिया, मुझे माफ कर दे, बहुत गलतियां की हैं मैंने, पर अब सच में बदलना चाहता हूँ। प्रिया के होठ हिलने से पहले ही सुधा जी आ गईं। उनके कांपते हाथ प्रिया के कंधे पर थे। बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। देख, बेटे ने पहली बार खुद कहा, माँ अब सब ठीक करना है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिया ने अपनी सास को देखा। उनकी आंखों में वो आंसू थे जो तकलीफ के नहीं थे बल्कि उम्मीद के थे। उसने धीरे से विवेक की तरफ देखा। विवेक ने आंखों में शर्मिंदगी लिए प्रिया का हाथ थाम लिया। अब से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तेरी कसम। प्रिया की आंखें भीग गईं। कुछ देर बाद घर का माहौल कुछ और ही था। सुधा जी रोटियां बेल रही थीं, प्रिया सब्जी में मसाले डाल रही थी और विवेक पानी के गिलास रख रहा था। बरसों बाद उस घर में पहली बार डर नहीं, हंसी गूंज रही थी। रात के 10 बजे थे। सुधा जी ने अपने ठाकुर जी को देखा, हाथ जोड़ते हुए आंखें भीग गईं। धन्यवाद ठाकुर जी, मेरी बहू बेटे के जीवन में फिर से उजाला लौटा दिया। छत पर चांदनी फैली थी। हल्की ठंडी हवा प्रिया के गालों को छू रही थी। विवेक वहीं बैठा था। देख, कितना अच्छा लग रहा है ना सब, एकदम शांत। प्रिया ने धीरे से कहा, हाँ, सच कहूँ तो भरोसा नहीं हो रहा। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। मुझे एक मौका दे दे प्रिया, सब ठीक कर दूंगा सच में। प्रिया की आंखों में आंसू उतर आए। उसने पहली बार वो हाथ थामा जिसने उसे अब तक डराया था। शायद एक नई सुबह सच में उसका इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे थे। प्रिया लेटी थी। विवेक पास ही सोया था।
सांसों की चाल शांत थी। प्रिया ने छत को देखा। मन में कहीं न कहीं अभी भी डर था, लेकिन आज उस डर के साथ एक उम्मीद भी थी कि शायद सच में कोई लौट आया है। वो मन ही मन बोली, अगर आप सच में बदल गए हो विवेक, तो मैं और माँ आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस छत को देख रही थी। मन में एक सवाल घुमड़ रहा था, क्या विवेक सच में बदल गया है, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई ऐसी साजिश छुपी हुई है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ चुकी थी। विवेक अब भी बेफिक्र होकर सो रहा था, लेकिन प्रिया की नींद तो सुबह के 4 बजे ही टूट गई थी। क्यों? शायद उस बेचैनी के कारण जो अब भी उसके दिल में बाकी थी। वो बिस्तर से उठी, धीरे धीरे रसोई में गई। सबसे पहले सुधा जी के लिए चाय बनाई। तभी सुधा जी के कमरे से खांसने की हल्की आवाज आई। प्रिया मुस्कुराई, चाय कप में छानी, ट्रे में रखकर माँ के कमरे में पहुंच गई। धीरे से दरवाजा खोला। सुधा जी पलंग पर बैठ चुकी थी, आंखें मल रही थीं। माँ जी, आपके लिए चाय, प्रिया ने धीमे से कहा। सुधा जी ने चाय लेते ही कहा, इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना बेटा? प्रिया हल्के से मुस्कुराई, फिर चुप रह गई। उसकी आंखों में अब भी सोच बाकी थी। उधर विवेक करवट बदल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। सुस्ती भरी आवाज में बोला, प्रिया। रसोई से प्रिया ने आवाज लगाई, जी अभी आई। प्रिया उसे चाय पकड़ाकर चली गई। विवेक चाय का कप लिए खिड़की पर गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी ही देर में विवेक नहा धोकर सुधा जी के पास पहुंचा। माँ, आज गरम परांठे मिलेंगे ना? सुधा जी हंस पड़ी, मिलेंगे बेटा। प्रिया ने सुना, उसने तुरंत तवा गरम किया। हल्की मुस्कान आई, मगर मन अभी भी उलझा हुआ था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने खोला तो पोस्टमैन एक लिफाफा पकड़ाकर गया। सुधा जी के नाम। उन्होंने चश्मा पहनकर धीरे धीरे खत पढ़ा। दीदी, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे, इस बार आ जाओ, 2-3 दिन रहना यहाँ, साथ में मंदिर चलेंगे, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। खत उनकी छोटी बहन गरिमा का था। सुधा जी ने धीरे से कहा, विवेक, गरिमा बुला रही है, कह रही है कुछ दिन के लिए आ जाओ। विवेक चुप रहा, फिर बोला, माँ, इसमें सोचना क्या है, आपको जाना ही चाहिए। आप बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं। अब प्रिया सब संभाल लेगी, आप निश्चिंत रहो। सुधा जी हिचकिचाई, बेटा तुम दोनों अकेले? विवेक ने हाथ थामा, अब हम बच्चे नहीं रहे माँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा आराम करो। मैं आज की ही टिकट बुक करा दूंगा। सुधा जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तू सच में बदल गया है। विवेक मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में कोई ऐसी ठंडक छुपी थी जो कोई देख नहीं पाया। दोपहर में ही सुधा जी जाने के लिए तैयार थीं। सफ़ेद सूती साड़ी, गरम शॉल और हाथ में प्रिया का दिया टिफिन। टैक्सी आई। विवेक माँ को स्टेशन छोड़ने निकला। प्रिया ने धीरे से कहा, माँ जी, अपना ध्यान रखना, मैं वीडियो कॉल करूँगी। सुधा जी ने प्रिया का माथा चूमा। तू है तो लगता है ये घर जिंदा है बेटा। स्टेशन पर ट्रेन का सायरन बजा। विवेक ने माँ को खिड़की के पास बिठाया। सुधा जी ने झुककर कहा, देख, प्रिया का ख्याल रखना, वो कुछ कहती नहीं पर सब सह लेती है। विवेक मुस्कुराया, माँ, ये भी कोई कहने की बात है। ट्रेन चली। सुधा जी की आंखों में एक तरफ सुकून था, दूसरी तरफ हल्की बेचैनी। इधर विवेक अपनी माँ को ट्रेन में बिठाकर घर आ गया। उसे आया देखकर प्रिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने बताया कि माँ आराम से बैठ गई हैं। तभी विवेक ने कहा, आज रात मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कई सालों बाद मिलना हो रहा है, अच्छा सा खाना बनाना, और हाँ, थोड़ा अच्छे से तैयार भी होना, सबको पता चले कि मेरी बीवी कितनी सुंदर है। प्रिया चुप रही। उसके दिल में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने पूछा, कितने बजे तक आएंगे? तब वह बोला, 8 बजे तक आ जाएंगे। उसने चुपचाप खाना बनाना शुरू किया। शाही पनीर, पुलाव, रायता, गुलाब जामुन, सब मेहमानों के लिए। इधर पता नहीं सुधा जी क्यों बेचैन थी। तभी उनकी छोटी बहन गरिमा का फ़ोन उनके पास आया और वह बोली, दीदी, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई थी,
कैसी हैं आप? तब वह बोली, क्यों, तूने ही तो चिट्ठी लिखी थी कि तू मुझे बुलाना चाहती है, इसीलिए मैं तेरे पास आ रही हूँ। तब गरिमा बोली, पर दीदी मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। आप आ रही हैं, ये तो अच्छी बात है। गरिमा की बात सुनकर सुधा जी हैरान रह गई। वह गरिमा से बोली, अच्छा मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। अब सुधा जी की घबराहट बहुत बढ़ गई। उन्होंने तुरंत प्रिया को फ़ोन किया, लेकिन प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अब उनका मन और घबराया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब गरिमा ने चिट्ठी नहीं लिखी तो चिट्ठी आखिर लिखी किसने। उन्होंने विवेक को भी फ़ोन किया, पर विवेक ने भी नहीं उठाया। अब तो वह बहुत बेचैन हो रही थी और अगले स्टेशन पर तुरंत ही नीचे उतरी और वापस दिल्ली के लिए दूसरी ट्रेन लेकर लौट पड़ी। अब तक घड़ी की सुइयां 8 बजा चुकी थीं। प्रिया ने मेहरून साड़ी पहनी, हल्की बिंदी लगाई, खुद को शीशे में देखा। शायद सच में बदल गया है सब कुछ। तभी डोरबेल बजी। विवेक के 2 दोस्त कुणाल और नरेश हंसते हुए अंदर आए। वाह यार विवेक, इतने सालों बाद। विवेक मुस्कुराया, आज की रात यादगार रहेगी देखना। प्रिया ट्रे में पानी लेकर आई। मेहरून साड़ी, खुले बाल, सौम्यता से भरी। उसकी चाल में संकोच था, पर चेहरे पर भरोसा भी। उसने नजरें झुकाकर पानी दिया। कुणाल की आंखों में कोई इज्जत नहीं थी, बस एक लालच, एक खौफनाक इरादा। विवेक ने शराब के गिलास भरे, धीरे से बोला, तो कैसी लगी मेरी प्रिया? कुणाल ने आंखों से कहा, आज की रात मजेदार होगी। विवेक ने नकली मुस्कान के पीछे वो सब छुपा लिया जो प्रिया नहीं जानती थी। उसने प्रिया को आवाज़ दी, सुनो प्रिया, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। प्रिया के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, मैं खाना देख लूं, फिर आती हूँ। वो वापस मुड़ गई, पर उसे क्या पता था कि उसी के अपने घर में उसका ही भरोसा बिकने जा रहा था। उसके बाद सबको खाना खिलाने के बाद प्रिया जब रसोई में जाकर सफाई करने लगी तो विवेक ने कहा, तुम बहुत थक गई हो, ये सब रहने दो, ये सब कल ही हो जाएगा। तब प्रिया ने कहा, नहीं, मैं सब सफाई कर देती हूँ। लेकिन विवेक ने प्यार से उसे उसके कमरे की तरफ भेजते हुए कहा, अब तुम जाकर आराम करो, ये सब कल हो जाएगा। मैं भी इन लोगों के जाने के बाद अभी आता हूँ। विवेक ने इतने प्यार से कहा कि प्रिया मना नहीं कर पाई और अपने कमरे में चली गई। थकी हुई तो थी ही, लेटते ही उसकी झपकी लग गई। इधर प्रिया के कमरे में जाने के बाद विवेक, उसके दोस्त कुणाल और नरेश तीनों शराब की बोतलों में डूबे बैठे थे। तभी सुधा जी ने दोबारा विवेक को फ़ोन लगाया। इस बार विवेक ने फ़ोन ऑन तो किया, पर नशे में धुत था तो उसे पता ही नहीं चला कि फ़ोन ऑन हो गया है। सुधा जी उधर से हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। विवेक ने सिगरेट के कश के साथ एक नज़र अपने दोस्तों पर डाली। सब तैयारी है, प्रिया सो गई होगी, बस ध्यान रखना कोई शोर ना हो। कुणाल हंसते हुए बोला, भाभी में तो सच में नशा है, आज की रात मज़ेदार होगी। ये सब सुनते ही सुधा जी के होश उड़ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि उनका बेटा इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। एक पल को तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे क्या करें। उधर प्रिया जो अपने कमरे में सो रही थी, उसे जरा भी खबर नहीं थी कि उसके अपने ही घर में उसके साथ क्या होने वाला है। दरवाज़ा आधा खुला था, कमरे में बस खिड़की से आती चांदनी की हल्की रोशनी थी। कुणाल दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ा। विवेक ने पीछे से कहा, ध्यान रखना, बस प्यार से, चीख पुकार नहीं चाहिए। नरेश ने भी आंखों से इशारा किया। कुणाल के चेहरे पर हवस थी, इंसानियत मर चुकी थी। उधर वापस आती ट्रेन में सुधा जी की आंखों में ये सब सुनने के बाद बहुत बेचैनी थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, रुमाल से पसीना पोंछती, मन ही मन बुदबुदा रही थी, हे माता रानी, मेरी प्रिया की लाज रखना। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उन्हें सब कुछ महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अभी तो उन्हें पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, कहीं उन्हें देर ना हो जाए। तभी उन्होंने किसी की मदद से तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें अपने घर का एड्रेस बताकर उन्हें सारी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया
और उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही कुणाल कमरे में कदम रखने वाला था, पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुसे। कुणाल का चेहरा की हवाइयां उड़ गईं। नरेश और विवेक की आंखों में डर उतर आया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, सब चुपचाप खड़े हो जाओ। जितना नशा करना था कर लिया, अब कानून का सामना करो। प्रिया नींद में हड़बड़ा उठी। सामने कुणाल को ऐसे देखकर उसका दिल कांप गया। कपड़े अस्त व्यस्त, आंखों में डर, वो कोने में सिमट गई। इंस्पेक्टर ने उसे ढांढस बताया कि अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा बेटी। तभी सुधा जी भी दौड़ती हुई आई। प्रिया को अपने सीने से लगाया। बेटी माफ कर दे, मैं तुझे ऐसे दरिंदों के बीच छोड़ गई। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा ही भेड़िया बन जाएगा। प्रिया के आंसू सुधा जी के आंचल में गिरते रहे। सुधा जी ने उसका सिर सहलाया। अब तुझे और सहने की जरूरत नहीं है बेटा। पुलिस ने विवेक, कुणाल और नरेश को हथकड़ियों में जकड़ लिया। विवेक ने उम्मीद भरी नजर से प्रिया को देखा। उसे लगा अब भी शायद प्रिया उसे माफ कर देगी, लेकिन प्रिया के अंदर का डर अब आग बन चुका था। उसने कमरे के कोने से अपनी चप्पल उठाई और पूरी ताकत से विवेक के मुंह पर दे मारी। पूरा कमरा सन्नाटे से गूंज गया। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये थप्पड़ नहीं, उस हर दिन का जवाब है जब तुमने मुझे जिंदा लाश बना डाला था। अब ये आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी ताउम्र। सुधा जी ने आंसू पोंछते हुए ताली बजाई। शाबाश बेटी, तूने बिल्कुल सही किया। यही थप्पड़ हर औरत की हिम्मत बन जाएगा। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस चला। पूरा शहर देखने पहुंचा। सुधा जी गवाही के लिए खड़ी हुई तो जज ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि आप अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी हैं? सुधा जी ने आंखें भीगी रखते हुए कहा, मैं सबसे पहले एक औरत हूँ, एक माँ हूँ जिसने अपनी बहू को बेटी माना। आज मैं इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। उनकी आवाज़ ने पूरा कोर्ट हाउस झकझोर दिया। जज ने फैसला सुनाया। विवेक, कुणाल और नरेश को उम्र कैद की सजा हुई। दोस्तों, सुधा जी ने आपकी नज़र में सही किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।